हाय फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको सिखाने वाला हूं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिमांड। यहीं से बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट स्कूल में होती है। बेसिकली आज हम आपको बताएंगे कि डिमांड क्या है। कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा लंबा लेके चलें आज हम आपको, क्योंकि हम एक दो वीडियो में पूरी डिमांड कवर करने की कोशिश करेंगे। बेटा मैंने ये कहा डिमांड रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कंज्यूमर इज willing and able to purchase at a different price in a particular period of a time. मैंने क्या कहा, डिमांड में क्या क्या आएगा, गुड्स एंड सर्विसेज विच कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ डिफरेंट प्राइस। देखो बेटा, अब तीन बातें बेटा डिमांड में निकल कर आएंगी। नंबर वन, डिमांड के लिए विलिंगनेस होना जरूरी है। बेटा जब तक आपकी विलिंगनेस नहीं है तब तक बेटा डिमांड तो जनरेट होगी नहीं। नंबर सेकंड, एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए। एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए। तीसरा, रेडी टू एक्सचेंज भी होना चाहिए। तो देखो बेटा, जब तक तीनों चीजें बेटा एक साथ नहीं इस्तेमाल में आएंगी तब तक बेटा डिमांड नहीं बन सकती। जैसे मैंने कहा, एक लड़की क्लास 12 की बहुत इच्छुक है, बहुत मन कर रहा है चॉकलेट सिल्क खाने का। 170 की आती है। तो भैया पहले यहां विलिंगनेस तो है, उसने पॉकेट में हाथ डाला, 300 रुपए उसके पास है, मतलब एबिलिटी टू पे भी है। बट बेटा पापा की परी है तो 300 रुपए खर्च करने से तो रही। तो बेटा बट देखिए, विलिंगनेस भी है और 300 रुपए भी है, बट शी इज नॉट रेडी टू इनकर दैट मनी फॉर द चॉकलेट। इसका मतलब है शी इज नॉट रेडी टू एक्सचेंज द मनी फॉर द कमोडिटी। तो इसका मतलब यहां डिमांड नहीं बन सकती। जब तीनों चीजें एक साथ आएंगी तब डिमांड बनेगी। बेटा अब हमने आपके सामने कहा, एक बैगर एयरपोर्ट पे खड़ा है, प्लेन देख रहा है, सोच रहा है एक दिन हम भी इसी से अमेरिका जाएंगे। बेटा जेब में 2 रुपए, तो यहां पर क्या है, ये केवल विलिंगनेस है, एबिलिटी टू पे नहीं है। ओके, तो बेटा जब तक तीनों चीजें, विलिंगनेस, नंबर सेकंड एबिलिटी टू पे, नंबर थर्ड रेडी टू एक्सचेंज, देन डिमांड बनेगी। भैया फिर मैंने अब इसमें कुछ बातें की। डिमांड इज ऑलवेज विद रेफरेंस टू डिफरेंट प्राइस। फिर मैंने कहा फॉर मेजरिंग द डिमांड वी रिक्वायर्ड अ पीरियड ऑफ अ टाइम। इज इट क्लियर? ये तीन चीजें होना चाहिए। फिर मैंने ये कहा कि फॉर मेजरिंग द डिमांड वी रिक्वायर डिफरेंट प्राइस एंड डिफरेंट पीरियड ऑफ अ टाइम। हमने कहा इंडिविजुअल डिमांड। बेटा हमने कहा डिमांड ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड। एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड क्या डिमांड करता है, उसको हम बोलते हैं
इंडिविजुअल डिमांड। जैसे भैया हमने कहा, मान लो भैया प्राइस हम अपनी लेके चल रहे हैं, गौर से बेटा बियर की प्राइस पहले 100 रुपए थी, हम 5 पीते थे। बियर 50 रुपए की हो गई, हम 10 पीने लगे। बियर 10 रुपए की हो गई, हम 30 बियर पीने लगे। तो ये डिमांड केवल किसकी है? गौरसर की। इट इज द रिप्रेजेंटिंग ओनली टू द गौरसर। तो जब कोई भी डिमांड शेड्यूल किसी एक पर्सन की डिमांड को रिफ्लेक्ट करेगा तो वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगी। जब सारे इंडिविजुअल की डिमांड्स को हम ऐड कर देंगे तो बन जाएगा मार्केट डिमांड। क्या भैया? सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा भैया? भैया वो मार्केट डिमांड बन जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? फिर हमने अगला दूसरा वर्ड कहा एक्स पोस्ट, सॉरी एक्स एंड एक्स पोस्ट। What will be ex ante and what is ex post? मतलब जब बेटा एक सीजन चालू होता है किसी भी कंपनी का तो प्रोडक्शन से पहले वो एक एस्टिमेट करती है कि कितनी डिमांड होगी, उसी के हिसाब से वो सारी चीजों को मैनेज करती है। तो उसको क्या बोलते? एक्स एंट डिमांड। और वाकई में बेटा जब सीजन निकल खत्म हो जाता है तो वो देखता है कितनी डिमांड आई है। जैसे बेटा आप लोगों से अगर हम कहें तो एग्जाम से पहले आप सब लोगों ने प्लान बनाए 99%, तो बेटा आप दो बातें होंगी, या तो आएगा 100% या आएगा 80%। तो ये जो 99 प्लान किया था इसको बोलेंगे एक्स एंट, और जो एक्चुअल में आया है दैट इज एक्स पोस्ट। फिर बेटा हमने कहा जॉइंट डिमांड। बेटा ऐसे प्रोडक्ट जिनको सिंगल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, दे आर यूज जॉइंटली। जैसे बेटा हमने कहा ब्रेड एंड बटर, चकना एंड बियर, सिगरेट एंड लाइटर। बेटा ये बताइए कि ब्रेड और बटर बेटा सिंगल इस्तेमाल नहीं हो सकता। चकना बिना 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 बियर के बेकार है बेटा। सिगरेट बिना लाइटर के कैसे जलाओगे? बेटा ये फाइनल होते हैं, फाइनल गुड्स। बेटा फिर मैंने कहा इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट का मतलब रॉ मटेरियल। बेटा मैंने कहा जब एक इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड बढ़ती है प्राइस कट होने के कारण से, तो अदर इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड डिराइव्ड होती है। बेटा हमने कहा जैसे मान लो सीमेंट सस्ती हो गई। बेटा अब ये बताइए सीमेंट कोई खाने की चीज तो है नहीं। बेटा सीमेंट को यूज करने के लिए आयरन रॉड चाहिए, सैंड चाहिए, लेबर चाहिए और भी चीजें चाहिए।
तो बेटा ये सीमेंट के प्राइस कम होने से, सीमेंट एक रॉ मटेरियल है जो बिल्डिंग को बनाने में लगेगा, रिजल्टिंग द डिमांड ऑफ फॉर द अदर प्रोडक्ट क्या हो गई, ड्राइव्ड हो गई। तो एक अंतर याद रखना, ये फाइनल गुड्स होता है, ये इंटरमीडिएट गुड्स होता है। बेटा हमने कहा, फिर एक आ गया कंपोजिट डिमांड। मैंने कहा ऐसे गुड्स जिनका मल्टीपल यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी या दूध, मिल्क। बेटा जैसा कि आप जानते हैं, आज बेटा बाजार में जो दूध आता है वो ताजा दूध नहीं होता बेटा, 2 दिन पुराना होता है। बहुत भाग्यशाली लोगों को ये ताजा दूध मिलता है, इसका मल्टीपल बेटा इस्तेमाल होता है। भैया दूध से चाय भी बनती है, ताजे दूध की ताजी चाय बनेगी, ताजी लस्सी भी बनती है, पनीर भी बनता है, खीर भी बनती है, एंड सो मैनी प्रोडक्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनका मल्टीपल यूज होता है, उनकी प्राइस गिर जाने से उनका मल्टीपल यूज बढ़ जाता है, ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं भैया, कंपोजिट डिमांड। इज इट क्लियर? बेटा अब हमने आपसे कहा इसके बाद कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस। बेटा ये कहा जाता है कि 95% चेंज इन डिमांड आता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। भैया तुम ही लोग अगर बाजार से कुछ खरीदने जाते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो बेटा, प्राइस। क्या देखते हो बेटा, अगर महंगा है तो उस दुकान पर चलना पसंद नहीं करोगे, सस्ता है तो बार बार कूद कूद के जाओगे, है ना। भैया इसका मतलब मैंने कहा 95% चेंज इज अराइज इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। आपने कहा समझा के बताइए बेटा। हमने कहा ये प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांडेड क्यूएक्स। बेटा पहले प्राइस बेटा एक बियर 200 रुपए की आती थी, 5 बियर बिका करती थी। देखो हम जनरल एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब इसको एग्जाम्पल को जनरली मान के चलिएगा, ओके। डोंट बी अ पर्सनल, किसी को हर्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम ऐसे एग्जाम्पल यूज करते हैं कि जो आपके दिमाग में बैठे, और कोई हमारा पर्पज नहीं है, ना मैं खानदानी नशेड़ी हूं और ना मैं ये चाहता हूं कि आप नशा करें। तो भैया हमने ये कहा कि भैया एक शर्ट, अगर शर्ट ले लेते हैं भैया, एक शर्ट 200 रुपए की आती है, शर्ट नॉर्मल गुड्स है बेटा। कैसा भैया, नॉर्मल। भैया एक शर्ट अगर 200 रुपए की आती है, तो बेटा ये बताइए अगर शर्ट महंगी हो जाएंगी तो बताइए शर्ट की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। एक शर्ट 200 की आती थी बेटा, शर्ट तो बेटा 5 बिकती थी, अब अगर शर्ट 100 रुपए की आने लगी तो बेटा ये 10 बिकने लगेगी। बेटा अगर ये बेटा एक शर्ट 50 की आने लगी तो बेटा ये 20 बिकने लगेगी। तो अगर आप देख रहे हैं प्राइस गिर रही है तो डिमांड बढ़ रही है। तो बेटा ये हमने एक्स एक्सिस लिया और ये वाई एक्सिस लिया। बेटा यहां पर ये प्राइस, ये यहां पर प्राइस या अदर डिटर्मिनेंट आएगा और यहां पर हमेशा क्वांटिटी आएगी। भैया प्राइस 200 रुपए थी, क्वांटिटी 5 थी।
भैया प्राइस 100 रुपए रह गई, गिर गई। क्वांटिटी 10 हो गई। प्राइस 50 रुपए रह गई, क्वांटिटी बेटा 20 हो गई ना। तो आप अगर देख रहे हैं तो प्राइस 200 पर 5 थी, 100 पर 10 हुई, 50 पर 20 हुई, प्राइस गिर रही है तो डिमांड बढ़ रही है कि नहीं? इज इट क्लियर? तो एक लाइन में भैया 95% चेंज जो आता है डिमांड में जस्ट बिकॉज चेंज इन प्राइस, इन 5% में अदर फैक्टर्स हमारे आएंगे। आपने कहा अदर्स, तो जब बेटा हमने अदर्स की बात किया तो बेटा हमने कहा दूसरा इनकम ऑफ कंज्यूमर। जब बेटा हम इनकम की बात करेंगे तो बेटा हमने गुड्स को 3 पार्ट कर दिए, नॉर्मल, इंफीरियर और इनएक्सपेंसिव। बेटा हमने ये कहा जो नॉर्मली सोसाइटी में यूज किए जाते हैं। बेटा इन पर हायर इनकम, हायर डिमांड का लॉ लगता हो। बेटा इन गुड्स को क्या बोलेंगे? नॉर्मली। जैसे कपड़े हो गए, तो ये ज्यादा इनकम होगी, कपड़े ज्यादा आपके पास होंगे कि नहीं होंगे? बेटा फिर हमने कहा जो गरीबों के द्वारा यूज किए जाएं, भैया गरीबों के द्वारा, जैसे भैया जैगरी, मक्का, मेज, और मिलेट्स। बेटा ऐसे प्रोडक्ट जिन पर गरीबी का सिंबल लग जाए, बेटा वो कैसे गुड्स कहलाते हैं? इंफीरियर गुड्स। बेटा इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है, कैसा? विद इनकम। इसका नेगेटिव रिलेशन होता है कि भैया इसमें नॉर्मल में इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है और इनकम गिरने पर डिमांड गिरती है, तो पॉजिटिव। इंफीरियर में इनकम बढ़ने पर डिमांड गिरती है और इनकम गिरने पर डिमांड बढ़ती है। भैया फिर मैंने कहा ऐसे गुड्स जो एक लेवल तक नॉर्मल हैं, देन कांस्टेंट हो जाते हैं। जैसे सॉल्ट, भैया एक लेवल तक तो सॉल्ट खाना, भैया पहले हम गरीब थे, एक सब्जी बनती थी। भैया जब एक सब्जी बनती थी तो हम एक सब्जी में सॉल्ट खाते थे। थोड़े अमीर हुए तो एक की जगह 2 सब्जी बनने लगी, थोड़ा सॉल्ट का कंजम्पशन और बढ़ गया। थोड़े हम और अमीर हुए 3 सब्जी, थोड़ा और बढ़ गया, और अमीर हुए सैलेड भी खाने लगे। लेकिन बेटा आप सॉल्ट बॉडी में 5 ग्राम से ज्यादा पहुंच रहा है,
फिर अब अगर हम और खाएंगे तो डेंजरस फॉर द हेल्थ बन जाएगा। तो ऐसे गुड्स को हम बोलेंगे इनएक्सपेंसिव गुड्स। एक लेवल तक ही नॉर्मल आएगा, इनकम बढ़ रही, डिमांड बढ़ रही, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएंगे भैया नॉर्मल गुड्स वर्सेस इन। भैया मैंने कहा पहला, द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स राइज when the income is a higher and falls when income is a lower. Inferior मैंने क्या बताया, demand for inferior goods rise when income is less and demand for inferior goods increase when income decrease. भैया इंफीरियर गुड्स, गरीबों वाले गुड्स लोग कब लेंगे? यूजुअली नॉर्मल गुड्स आर इन हायर डिमांड ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम। जब इकोनॉमिक्स में बूम आता है भैया सबके पास खूब इनकम होती है, तो भैया बेटा इनकी डिमांड बढ़ती है। जबकि यूजुअली इंफीरियर गुड्स जब इकोनॉमी बूम पर होती है तो सबके पास खूब पैसा होता है। आपके पास खूब पैसा होगा तो आप BMW लोगे या नैनो कार लोगे, नेचुरल सी बात है। भैया नॉर्मल गुड्स कब प्रिफर्ड किया जाता है? जब सोसाइटी की इनकम बढ़ रही है। और भैया इंफीरियर कब प्रिफर्ड किया जाता है? कि जब कम्युनिटी की इनकम गिर रही है। नॉर्मल गुड्स आर एसोसिएटेड विद द हायर फाइनेंशियल सिचुएशन, कैन बी परचेज एज अ स्टेटस सिंबल। जबकि इंफीरियर गुड्स डू नॉट फंक्शन एज द स्टेटस सिंबल। भैया नॉर्मल गुड्स स्टेटस सिंबल होता है, इंफीरियर गुड्स गरीबी की सिंबल होता है बेटा। अब बेटा मैंने कहा कि अगर हम नॉर्मल गुड्स का ग्राफ बनाएं तो देखो बेटा, भैया अगर हम नॉर्मल गुड्स का ग्राफ बनाए या इंफीरियर गुड्स का ग्राफ बनाए या इनएक्सपेंसिव गुड्स का बनाए, देखिए भैया हमने अभी आज थोड़ी देर पहले बताया है इस एक्सिस पर क्या होगा और इस पर क्या होगा। इस पर बाई होगा मतलब इनकम, इस पर क्वांटिटी होगी, इस पर बाई होगा मतलब इनकम, इस पर क्वांटिटी। भैया अब हमने ये कहा हमारी पहले ये इनकम थी, ये डिमांड थी, बाई थी, ये क्यों थी? इनकम बढ़ गई, डिमांड और बढ़ गई। इनकम और बढ़ गई, डिमांड और बढ़ गई। तो बेटा इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है। जब इनकम से पॉजिटिव रिलेशन है तो ये नॉर्मल गुड्स हुआ कि नहीं हुआ? बेटा अब हमने कहा ये इनकम थी और ये डिमांड थी। बेटा इनकम बेटा 22 से 22 हो गई और डिमांड गिर गई। डिमांड कब गिरेगी? इनकम बढ़ने पर। भैया इनकम फिर गिर गई, डिमांड फिर बढ़ गई। तो भैया इनकम बढ़ने पर जब डिमांड कम हो और इनकम गिरने पर फिर डिमांड बढ़ जाए तो ये कैसा गुड्स है भैया? ये इंफीरियर है कि नहीं है भैया? ये बैकवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा।
कैसा होगा? हायर द इनकम लोअर द डिमांड, लोअर द इनकम हायर द डिमांड। बेटा ये इनकम थी, ये डिमांड थी, ये इनकम बढ़ी और बढ़ी, ये बढ़ी और बढ़ी, अब इनकम तो बढ़ रही है बट डिमांड नहीं बढ़ रही है। अब इनकम बढ़ रही है, डिमांड नहीं बढ़ रही है, ये इनएक्सपेंसिव है। फ्रैंक बाबू ने तीनों को मिला के एक ही में कर दिया, हमने तीनों को अलग अलग समझा। इज इट क्लियर? बेटा अब हमने ये कहा सब्स्टिट्यूट गुड्स। भैया कोको कोला का सब्स्टिट्यूट क्या है? भैया पेप्सी। पेप्सी का क्या है? कोको कोला। भैया आप ये बताइए कॉफी का सब्स्टिट्यूट क्या है? ये कॉफी ले लेते हैं, ये ठीक। भैया ये बताइए अगर कॉफी महंगी हो जाएगी तो लोग कॉफी पिएंगे या कॉफी को स्विच ओवर करके टी पीने लगेंगे? टी पीने लगेंगे। भैया ये कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाइड द सेम टाइप ऑफ द डिमांड एंड हेंस इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। कोक का पेप्सी, टी का कॉफी, ऐसे बहुत सारे हैं बेटा। बेटा इनका जो रिलेशन होता है वो प्राइस से, देखिए हमने कहा प्राइस ऑफ अ कॉफी डिमांड फॉर टी। भैया अभी तक ये प्राइस कॉफी के थे और ये डिमांड टी की थी। फिर अब कॉफी अगर महंगी हो गई तो लोगों के लिए कॉफी अफोर्डेबल नहीं रह जाएगी। तो अब इससे अगर ये प्राइस बढ़कर P1 हो गए तो अब रिजल्टिंग लोग कॉफी की जगह क्या पीने लगेंगे? और टी पीने लगेंगे क्योंकि टी उनको चीपर लगेगी और उतना ही सेटिस्फेक्शन दे रही है। लेकिन अगर कॉफी के प्राइस गिर गए तो फिर टी की डिमांड फिर कम हो जाएगी, कॉफी की फिर बढ़ जाएगी। तो भैया एक लाइन लिख लो भैया, ये कैसा रिलेशन होता है सब्स्टिट्यूट का? पॉजिटिव। कैसा? पॉजिटिव विद प्राइस। पॉजिटिव विद प्राइस। ओके तो भैया सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है कि एक गुड्स का मिलने वाला सेटिस्फेक्शन अगर दूसरे से मिल सकता है तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाते हैं। फिर ये सब्स्टिट्यूट में ये कहा जाता है कि अगर इसका प्राइस से डायरेक्ट रिलेशन होता है। कॉफी की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफी लोगों को महंगी लगने लगेगी, चाय सस्ती लगने लगेगी, लोग चाय का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। इस तरीके से कॉफी की प्राइस बढ़ने पर चाय की डिमांड बढ़ जाती है। इज इट क्लियर? बेटा कॉम्प्लीमेंट। भैया हमने ये कहा पेट्रोल एंड कार। बेटा बेटा ये कहा जाता है टीवी चले हैं रिमोट से और बीबी चले हैं नोट से। मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है बेटा। ये प्राइस ऑफ पेट्रोल, ये डिमांड फॉर कार। भैया पेट्रोल की ये प्राइस थी और कार की ये डिमांड थी।
भैया पेट्रोल की प्राइस अगर गिर गई तो अल्लाह पाक कसम कार की डिमांड बढ़ जाएगी। फिर पेट्रोल की प्राइस और गिर गई, कार की डिमांड और बढ़ जाएगी, और पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ गई तो कार बेटा बिकना बंद हो जाएंगी। तो यहां कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन विद प्राइस। उल्टा, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। इज इट क्लियर? बेटा एक और अच्छी बात बता रहा है बेटा, यहां ये शेप जो बन रहा है इसको बोलते हैं एल शेप। क्या बोलते हैं? एल शेप। जितना परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री उतना ही परफेक्ट एल शेप बनकर तैयार। बेटा अब ये छोटे छोटे हैं बेटा, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। बेटा पहले लोग अगर आप देखें तो बेटा कपड़े ऐसे लेते थे इससे पूरा शरीर ढक जाए। अब आप देखेंगे अब लोगों की टेस्ट बदल रहे हैं। पहले स्कर्ट होती थी, अब क्या बन गई भैया? मिनी स्कर्ट। अब इस समय लोगों का टेस्ट क्या है? मिनी स्कर्ट, क्रॉप टॉप। ये बेटा जितना कपड़ा छोटा उतना महंगा और डिमांड भी ज्यादा। भैया पहले पिज्जा लोगों का टेस्ट नहीं था, जब नए नए टेस्ट आएंगे तो डिमांड बढ़ेगी। बेटा कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। बेटा अगर कंज्यूमर को ये लग जाए कि नियर फ्यूचर में शॉर्टेज होने वाली है तो भगवान कसम वो डेली डिमांड करेगा। तुम जाके सिंपल देख लो, आजकल लोग 11 से ही ढूंढना चालू कर देते हैं, क्योंकि लोगों को अब लग गया है कि भैया अभी ढूंढ लोगे तो फ्रेश आइटम मिल जाएगा, वरना बाद में हो सकता है सेकंड हैंड मिले, है ना। तो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, अगर कंज्यूमर को लग रहा है कि डिमांड बढ़ने वाली है, कि प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो ज्यादा डिमांड करने लगेगा, और लगेगा कि प्राइस गिरने वाली है तो वो कम डिमांड करेगा। क्रेडिट फैसिलिटीज। बेटा आजकल हर चीज किस्तों पर मिल रही है। अभी बेटा मेरे दोस्त का एक बच्चा भी पैदा हुआ आसान किस्तों पर, 90,000 रुपए में। बेटा उसने क्रेडिट कार्ड से अस्पताल का पेमेंट किया। तो बेटा आजकल ये क्रेडिट कार्ड आ जाने से, क्रेडिट फैसिलिटी हो जाने से बेटा हर चीज आसानी से हो पा रही है। तो इसी से कार्स की डिमांड बढ़ गई। और बेटा हर चीज, टीवी लेना, मोबाइल लेना, एसी लेना, कुछ भी ले लो आसान किस्तों पर। तो बेटा आसान किस्तों पर जो मिल जाए, बेटा वो कैसी फैसिलिटी है? क्रेडिट फैसिलिटीज। इज इट क्लियर? अभी बेटा कार किस्तों पे बिकना बंद हो जाए, भगवान कसम दुकानों पे कुत्ते लौट रहे होंगे। साइज एंड कंपोजिशन। बेटा अब ये बताइए, जिन कंट्रीज में पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो नेचुरल सी बात है वहां डिमांड भी ज्यादा होगी। जिन कंट्री में बुढ़े ज्यादा होंगे वहां व्हील चेयर की डिमांड ज्यादा होगी। लेकिन हमारा तो भारत एक यूथ देश है, इसीलिए यहां क्रॉप टॉप, मिनी स्कर्ट्स की डिमांड ज्यादा है। तो डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन किस तरीके की है, उसी तरीके की डिमांड हमारे कंट्री में डेवलप होगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बेटा फिर मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बेटा भारत के अंदर 10 लोगों के पास इनकम है। बेटा जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिमांड भी अनइक्वल बढ़ेगी, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाए, सब लोगों के पास इनकम बराबर बराबर हो,
तो बेटा डिमांड ज्यादा होगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट अगर टैक्स ज्यादा बढ़ा देगी तो डिमांड कम हो जाएगी, टैक्स कम कर देगी, डिमांड बढ़ जाएगी। बेटा एडवर्टाइजमेंट, डेली अखबार में विज्ञापन बड़ा बड़ा दो, डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। बेटा वेदर कंडीशन, बेटा अभी गर्मी आने वाली है, एसी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठंडी आती है ब्लोअर की डिमांड बढ़ जाती है, बरसात आती है तो भैया अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाती है ना। इज इट क्लियर? तो मैंने आपके सामने बात किया कि कौन कौन से, अब हम बात आपसे फिर वही बात जो अभी हमने थोड़ी देर पहले की है फिर करने जा रहे हैं। बेटा लॉ ऑफ डिमांड, बेटा लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है इफ द अदर फैक्टर कांस्टेंट, बोलो, then the demand and price have inverse relation। इनवर्स का मतलब क्या हुआ? हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड। क्या कहा मैंने? इफ द अदर फैक्टर कांस्टेंट, इसका एक नाम और भी है सेटरस पेरिबस, या इसको अदर थिंग्स बीइंग रिमेन्स इक्वल। अदर फैक्टर कांस्टेंट, सेटरस पेरिबस, या अदर थिंग्स बीइंग रिमेन्स इक्वल, देन डिमांड का और प्राइस का इनवर्स रिलेशन होता है। तो अब इसको करने में कुछ अजम्पशन दे दी गई है, बेटा इनको दिल में उतारिएगा। बेटा ये लॉ तभी लगेगा नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जिस समय आप लॉ ऑफ डिमांड लगा रहे हो उस समय इनकम में चेंज नहीं आना चाहिए। नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, नो चेंज इन द कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन द पॉपुलेशन, मतलब नो चेंज in the distribution of income and commodity should be normal। कैसी कमोडिटी होनी चाहिए? नॉर्मल होनी चाहिए। तो बेटा अगर हम आपसे कहें ये लॉ लगाने में हमने सिंपल एक कहा है कि कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नो चेंज इन द टेस्ट, no change in the price of the related commodity, no change in the population, and no change in the income, distribution of income, and commodity should be normal। बेटा अभी यार थोड़ी देर पहले मैंने बताया इंडिविजुअल डिमांड, इट रिफर्स टू द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड। प्राइस 60 रुपए थी, डिमांड 1 थी, प्राइस 50 हुई, डिमांड 2 हुई, प्राइस 40, डिमांड बढ़ रही है ना, तो प्राइस गिर रही है तो डिमांड बढ़ रही है। भैया पहले प्राइस 60 थी, डिमांड 1 थी, प्राइस 50 हुई, डिमांड 2 हुई, प्राइस 40 हुई, डिमांड 3 हुई, प्राइस 30 हुई, डिमांड 6 हो गई। आप देख रहे हैं ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। भैया तो अगर कोई डिमांड केवल एक व्यक्ति का दिखाओगे तो बेटा वो क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल डिमांड। और अगर हमने कहा आपको अगर इसी को ये कंज्यूमर एक्स है और ये कंज्यूमर बाई है, बेटा अगर हम अलग अलग कंज्यूमर को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? मार्केट डिमांड। जैसे हमने कहा ये कंज्यूमर कौन है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी 60, 30, 40। भैया ये कंज्यूमर ए है, ये मतलब मुन्नी है, ये शीला है। भैया मुन्नी 1
दो तीन, एक दो चार छह, ये दो चार छह, बेटा ये सारे कंज्यूमर को मिला दो तो क्या बन जाएगा? मार्केट। बेटा याद रखिएगा इंडिविजुअल का है तो स्टीपर और ज्यादा होगा डिमांड कर्व, और अगर मार्केट में कंज्यूमर बढ़ते जाएंगे तो ये फ्लैटर होता जाएगा। इंडिविजुअल का अगर आप देखेंगे तो एकदम सुकड़ा हुआ होगा, जैसे तुम्हारा सुकड़ा है बेटा। और भैया जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे बेटा बेटा ये फ्लैटर होते चले जाएंगे। भैया जब डिमांड कम होगी तो स्टीपर होगा, और डिमांड का क्वांटिटी ज्यादा होगा तो ये फ्लैटर होगा। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट डिमांड ऑफ द वन हाउस होल्ड इन मार्केट डिमांड शेड्यूल, so the demand of all household. Individual demand curve always be steeper and market demand curve always be flatter. Is it clear? अच्छा बेटा अब एक अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, Why does the demand curve slope downward? तो बेटा हमने कहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा आपने देखा जब लोगों की नई नई शादी होती है तो लोग बेटा तीन तीन दिन निकलते ही नहीं है घर से बाहर, दोस्त बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। धीरे धीरे फिर लड़का बाहर ज्यादा रहने लगता है, क्योंकि घर का मतलब वो जगह जहां टेंशन ज्यादा मिलेगी। तो भैया अब हम अगर शॉर्ट में कहें एज वी इंक्रीज कंजम्पशन, जहां हम आपको ले जाना चाह रहे हैं पहुंचिए, एज वी इंक्रीज द कंजम्पशन द यूटिलिटी विच यू डिराइव डिक्रीजेस बाय एवरी नेक्स्ट कंजम्पशन। जो मजा पहले दिन मिला वो अगले दिन थोड़ा सा कम होगा, उसके अगले दिन थोड़ा कम हो जाएगा, एक समय ही आ जाएगा मजा चला तेल लगाने चला जाएगा। हमने कहा भैया हम शादी में गए, भैया शादी में गए तो नेचुरल सी बात है हर शादी में रसगुल्ला तो साला होता ही है। भैया हमने भैया पहला रसगुल्ला देखा, या पहला भैया रसगुल्ला उसने कहा 50 का है, हमने वाव एक रसगुल्ला खा लिया। क्या ये बताइए सेकंड रसगुल्ले से हमें उतना ही मजा मिलेगा जितना पहले दिन मिला था रसगुल्ला खाने में? नहीं, जब उतना नहीं मिलेगा तो हम उतना पैसा पे करने को तैयार नहीं होंगे, रिजल्टिंग प्राइस गिरेगी। अब रसगुल्ला तीसरा दिन फिर रसगुल्ला खाना है, भाई आप तीसरे दिन हम उतना पैसा पे करने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हर दिन कम होता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा हम उतना पैसा पे करने को तैयार नहीं होंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फिर भैया हमने कहा इनकम इफेक्ट। बेटा अब हमने कहा इनकम इफेक्ट क्या करता है, देखो भैया यहां इनकम में चेंज नहीं होता है फिर भी डिमांड बढ़ जाती है। बेटा ये जादू है।
पिताजी हमारे 200 रुपए देते थे, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। हम 200 रुपए लेकर सुबह ही बेटा ठेके पर पहुंच जाते। बेटा एक बियर 100 रुपए की मिलती थी, हम 2 बियर ले लेते थे। चकना वो फ्री में दे देता था। भैया एक दिन सरकार मोदी जी की केजरीवाल की सरकार, भैया बियर 20 रुपए की मिलने लगी और अभी भी खर्चे हमारे 200 ही हैं, तो प्राइस गिरने से हम उतने ही इनकम में अब कितना खरीद पाएंगे? 10। अब दिन भर पीकर नाली के किनारे लेटने की आजादी हमें आप मिलेंगी कि नहीं मिलेगी? क्योंकि हमारी इनकम तो बढ़ी नहीं है, प्राइस गिरने से हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो परचेजिंग पावर का बढ़ना इज नोन एज इनकम इफेक्ट। या इनकम में चेंज नहीं हुआ है, इनकम तो 200 की 200 ही है, लेकिन प्राइस गिरने से सेम कमोडिटी वी कैन बाय मोर। पहले भैया 100 रुपए प्राइस थी, हम 2 ले रहे थे, अब 20 रुपए प्राइस है, अब हम कितनी ले रहे हैं भैया? 10। डिमांड बढ़ रही है कि नहीं? हाँ या ना? इज इट क्लियर? तो यहां इनकम में चेंज नहीं आता है, प्राइस गिरने से उतने ही अमाउंट में वी कैन बाय द मोर कमोडिटी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अब यार थोड़ी देर मैंने पहले बताया। कॉफी के प्राइस आपको महंगे लगे, प्राइस ऑफ कॉफी, डिमांड फॉर टी, ये प्राइस कॉफी के थे, ये चाय की डिमांड थी। भैया कॉफी के प्राइस बढ़े तो अब कॉफी तो महंगी हो गई बेटा। अब तो कस्टमर को उतना ही मजा लेना है बेटा, क्या यूज करे भैया? अगर वाइन महंगी हो जाएगी तो बियर से काम चलाना पड़ेगा। कॉफी महंगी हो जाएगी तो रिलेटिवली अब लोगों को चाय सस्ती लगने लगेगी। कॉफी जब महंगी है तो चाय सस्ती तो लगेगी, तो रिजल्टिंग क्या है? या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम करने लगेगा कि चाय की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ, कॉफी के महंगे हो जाने से लोग चाय की डिमांड बढ़ाने लगेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बेटा याद रखिएगा, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो बेटा मैंने कहा साइज ऑफ न्यू ग्रुप्स। बेटा पहले नाइकीज वाले बेटा जो जूता बनाते थे वो केवल अमीरों के लिए। बेटा अब नाइकीज को पूरे मार्केट में फैलना है, हर व्यक्ति नाइकीज की डिमांड करे, तो नाइकीज वालों ने क्या किया? 3 सेगमेंट के जूते बना दिए। एक अमीरों के लिए जॉर्डन, मीडियोकर के लिए एयर, नाइक एयर, गरीबों के लिए 2,500-3 हजार वाले रेंजों के लिए और भी नए तरीके के निकाल दिए। तो भैया अब जब मार्केट में ज्यादा कंज्यूमर को पकड़ना है, नए नए यंग टीनेजर्स को बिना पकड़े कोई व्यक्ति दुनिया में नंबर 1 बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो टीनेजर को पकड़ना है तो सस्ता प्रोडक्ट लाना है, क्योंकि वो बड़ी जल्दी जल्दी चेंज करते हैं। तो अगर ग्रुप्स बाजार में ज्यादा आएंगे,
बाजार में नए ग्रुप्स को अट्रैक्ट करना है, नए ग्रुप्स की डिमांड बढ़ानी है, तो प्रोडक्ट को सस्ता बेचना पड़ेगा। बेटा फिर मैंने कहा कि सेवरल यूज ऑफ द कमोडिटी। बेटा मैंने कहा लाइट। बेटा मैंने कहा कि अगर लाइट की प्राइस 25 रुपए पर यूनिट हो तो बेटा घर में केवल 2 बल्ब जलेंगे, और बाप 2 बल्ब से ज्यादा नहीं जलने देंगे। बेटा अगर प्राइस लाइट की 20 हो जाए तो बेटा 2 बल्ब प्लस 1 पंखा चल जाएगा। बेटा प्राइस अगर आपका 10 हो जाए तो 2 बल्ब, 2 पंखे, 1 कूलर चल जाएगा। बेटा प्राइस अगर 2 रुपए रह जाए तो दिन भर एसी चलेंगे। तो जिन कमोडिटीज के सेवरल यूज होते हैं उनकी प्राइस गिरने पर उनकी डिमांड बढ़ जाती है। इज इट क्लियर? फिर मैंने आपको बताया कहां कहां लॉ ऑफ डिमांड नहीं। मैं तुम्हें मुद्दे की बात बता रहा हूं। पहला मैंने कहा गिफिन पैराडॉक्स। कॉपी निकाल लो भैया। भैया पहला लिखिएगा पैराडॉक्स मीन्स a situation in which existing laws fail। क्या? पैराडॉक्स means a situation in which existing laws fail। Second word, Giffen is used because this concept is given by Sir Robert Giffen। किसने दिया? सर रॉबर्ट गिफिन। इसलिए गिफिन के नाम से जानते हैं। और गुड्स तो हम लोग पढ़ ही रहे, इकोनॉमिक्स में गुड्स तो आप जानते ही। बेटा ये कहा जाता है कि ये कहा जाता है कि 2 कंडीशन जहां सेटिस्फाइड हो वो गिफिन पैराडॉक्स है। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव, मतलब हायर प्राइस हायर डिमांड। एंड इनकम इफेक्ट नेगेटिव। क्या भैया? प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव एंड इनकम इफेक्ट नेगेटिव। मतलब हायर इनकम लोअर द डिमांड। तो भैया अगर हम आपको शॉर्ट में कहें सारे इंफीरियर गुड्स जिनका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है उनको हम गिफिन गुड्स बोलेंगे। क्या कहा भैया? सारे इंफीरियर गुड्स जिनका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है उनको हम क्या बोलेंगे? गिफिन गुड्स बोलेंगे। हमने आपको क्रक्स बता दी, इतनी लंबी कहानी हम नहीं बता रहे हैं। तो भैया मैंने क्या कहा? सारे इंफीरियर गुड्स जिनका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है। बेटा एक बात और बेटा,
ये कभी भी लग्जरी नहीं होते हैं। अ नॉन लग्जरी प्रोडक्ट for which the demand increases as the price increases and the demand decreases as the price decreases. बेटा अब हमने कहा स्नूब अपील आइटम। बेटा बेटा ऐसे गुड्स जिनको रखना आपको दूसरों से अपोजिट करता, यूनिक, मतलब जैसे जिनको रखना आपको दूसरों से, जैसे एप्पल का फोन आप रखते ही दूसरों से डिफरेंट हो जाते हैं, जिसके रजिन के डायमंड का हार आप पहनते ही हैं तो आप दूसरे की स्नूब अपील आ जाती है। बेटा हमने कहा जो आंखें अपील दे रही हो, तो भैया अगर एप्पल का फोन, बीएमडब्ल्यू की कार, रॉयल्स रॉयस, ये बेटा कैसे स्नूब अपील, इनका रखना आपको समाज में प्रेस्टीज दिलाता है। तो बेटा इनका डिमांड, ये जितने महंगे होंगे उतनी इनकी डिमांड ज्यादा होगी। बेटा बैंड बैगन इफेक्ट, बेटा ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कोई व्यक्ति अपनी राय बनाता ही नहीं है, पड़ोसी की राय को देखकर वो अपनी राय बना लेता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ इलेक्शन होता है तो 30% लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट तक इंतजार करते हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है, उसी को वोट देंगे। तो बेटा अब भैया जिसकी सरकार, तो मतलब इनकी अपनी कोई राय नहीं है कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, ये सबको देख के वोट देते हैं। भैया हम कल्लू के घर में गए, एलजी का टीवी लगा देखा, फिर हम रानी मुखर्जी के घर पे गए, एलजी का टीवी लगा देखा, फिर हम भैया श्रद्धा कपूर के घर पे गए, एलजी का टीवी लगा देखा, सबके यहाँ साला एलजी का लगा देखा, तो हमने कहा हम लिए एलजी का टीवी, क्योंकि यहां पर हम अपना कोई दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इनको क्या बोलेंगे, तो इनकी प्राइस कम ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती है, क्योंकि यहां पर लोगों की हम राय, प्राइस हम अपना दिमाग लगा ही नहीं रहे हैं। बेवलन इफेक्ट, बेटा कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जहां लोगों का परसेप्शन हो जाता है कि महंगा है तो अच्छा है, सस्ता है तो गंदा है, तो ऐसे आइटम को हम बोलेंगे बेवलन इफेक्ट। फिर देखिएगा ऐसे आइटम जिसको रखने से स्नूबी अपील आ रही हो, वो स्नूब इफेक्ट। तो ऐसे आइटम जिनको खरीदने में हम पड़ोसी की राय ले लेते, अपनी राय कोई नहीं है, बेटा उनको बैंड बैगन इफेक्ट। और मैंने कहा ऐसे आइटम जिनको रखना बेटा, जिनको रखना किसमें आ जाएगा कि अमीर है, सॉरी, ऐसे आइटम जिनको रखना लोगों से अलग करेगा, वो क्या कहलाएंगे, स्नूब इफेक्ट आइटम। भाई अब हमने कहा एक होता है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज और एक होता है कॉन्स्पिशियस लग्जरी। देखो भैया ऐसे जो सिंबल, स्टेटस सिंबल हो जाते हैं, हम तो कह रहे स्नूबी इसी में ले लो, स्नूब अपील आइटम, लग्जरी कार, डायमंड, इनएक्सपेंसिव फर्नीचर, ये बेटा, या डबल डोर वाला फ्रिज। बेटा ये जो यहां बेटा एक मैंने कहा कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज और एक मैंने कहा कॉन्स्पिशियस लग्जरी। कैसे भैया, मैंने कहा एसी लग्जरी में आएगा बेटा, टीवी कूलर बेटा ये कंफर्ट्स में अब आ गए हैं, अब ये लग्जरी में नहीं रह गए हैं। भैया 32 इंच का टीवी कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, भैया सिंगल डोर छोटा वाला फ्रिज नेसेसिटी, मोबाइल नेसेसिटीज।
बेटा अब 1.5 लाख वाला मोबाइल लग्जरी, तो जो लग्जरी में है बेटा वो कॉन्स्पिशियस गुड्स कहलाएंगे, और जो लग्जरी में नहीं रह गए हैं बेटा वो, जैसे अब हमने आपके सामने ये महंगे महंगे ब्रांड्स रखे, गुस्सी का, तो ये क्या है? लग्जरी है बेटा। ये बजाज का हीटर क्या है? लग्जरी। ये सब लग्जरी कैटेगरी में आएंगे बेटा। फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ने वाली है, जैसे शेयर मार्केट, जब शेयर मार्केट सस्ता होता है तो खरीदार नहीं मिलते हैं, जब महंगा हो जाता है तो बेटा डिमांड बढ़ जाती है। तो अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो डिमांड बढ़ जाती है बेटा। तो इरेशनल बेटा, एक बात समझ लो बेटा, एक ऐसा कंज्यूमर होता है जो खरीदने से पहले प्रोडक्ट को पूरे तरीके से समझता है। पहले यूट्यूब पे जाएगा, पहले यूट्यूब पे जाएगा, यूटिलिटी देखेगा, फिर बाजार में जाएगा, प्राइस देखेगा, अमेजोन, गूगल, फ्लिपकार्ट सब पर, फिर बाजार में जाएगा, फिर उसको फिजिकली देखेगा, तब खरीदेगा, तो वो कहलाएगा रेशनल कंज्यूमर। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसकी यूटिलिटी चेक करता है, वो रेशनल कंज्यूमर कहलाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूटिलिटी बिना चेक किए प्रोडक्ट को खरीदते ही रहते हैं, वो इरेशनल होते हैं। तो बेटा इरेशनल कंज्यूमर के लिए प्राइस मैटर नहीं करती। प्राइस कम है या ज्यादा है, होने तो चाहिए। ऐसे आज की डेट में 20 साल तक के बच्चे इरेशनल होते हैं। बाजार में कुछ अच्छा आग लग गया, ले लेंगे, पापा दिलवा, पापा भी मजबूर बेचारे दिलवाएंगे। ओके, लेकिन बेटा ये सब 30 साल पर आ जाते हैं, आप भी खरीदने से पहले, पैसे को बर्बाद करने से पहले सोचते हैं। इज इट क्लियर? इग्नोरेंस, पता ही नहीं है कि कल बाजार में टमाटर का प्राइस क्या था, आज क्या है। बेटा ऐसी कंडीशन को बोलते हैं इग्नोरेंस इफेक्ट। बेटा अब हमने आपके सामने एक बार डाल मूवमेंट। क्या बेटा? मूवमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं मैटर। बेटा जब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आए तो ये मूवमेंट कहलाता है, और इसमें चेंज होने वाली डिमांड को क्वांटिटी डिमांडेड बोलते। क्या कहा भैया हमने? प्राइस में चेंज आने से अगर डिमांड राइट वर्ड जा रही है तो एक्सटेंशन कहलाती है, और डिमांड लेफ्ट वर्ड जा रही है तो वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट का हिस्सा है। ओके, तो भैया प्राइस के चेंज आने से डिमांड में चेंज आ रही है तो वो मूवमेंट का पार्ट है। मूवमेंट में क्या क्या आता है? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे बेटा ये हमारी प्राइस थी, क्वांटिटी डिमांडेड। भैया पहले प्राइस ये थी, ये क्वांटिटी डिमांडेड। भैया बताइए प्राइस हमारी बढ़ गई तो क्वांटिटी कम हो जाएगी ना, इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। और भैया प्राइस अगर हमारी गिर गई, क्वांटिटी बढ़ गई ना, इसको बोलेंगे एक्सटेंशन। भैया अगर प्राइस गिरने से क्वांटिटी बढ़ जाए तो वो एक्सटेंशन, और प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी गिर जाए तो कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। इज इट क्लियर?
तो भैया हमने कहा शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व बेटा, एक बहुत अच्छी बात बेटा मैंने बताई है आपको अभी। प्राइस के चेंज होने से क्या कहलाता है? ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब भैया प्राइस में चेंज नहीं हुआ, प्राइस के अलावा कोई दूसरा फैक्टर चेंज हो गया, इनकम, टेस्ट, रिलेशन, अदर बिला बिला। प्राइस के अलावा कोई दूसरा फैक्टर चेंज हो जाए, देन जो डिमांड में चेंज आएगा बेटा वो क्या कहलाएगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन डिमांड, ये प्राइस थी हमारी, ये क्वांटिटी थी बेटा। प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लोगों की इनकम बढ़ गई और हमारी डिमांड बढ़ गई बेटा, राइट बढ़ जा रही है तो ये इंक्रीज कहलाएगा। और बेटा अगर लेफ्ट बढ़ जा रही है तो ये डिक्रीज कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर मैंने क्या कहा? चेंज इन डिमांड का। भैया क्या नाम है, मूवमेंट में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है और शिफ्ट में चेंज इन डिमांड होता है। भैया मूवमेंट में भैया एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जबकि शिफ्ट में इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। मूवमेंट प्राइस के गिरने और बढ़ने से होता है, शिफ्टिंग अदर देन प्राइस कुछ भी चेंज हो तो होता है। बेटा मैंने पूरा आज डिमांड चैप्टर आपके सामने डाल दिया है। अब आप अपनी फ्रेंकी की किताब खोलिए या कोई भी किताब खोलिए और मेरे साथ साथ करिए, तो आप गारंटी के साथ आपको 100% समझ में आएगा, नॉट 99%। ओके हम देखो बेटा 1 घंटे में चीजों को आसानी कर सकते हैं, रटा तो नहीं सकते। आपको अच्छा लगे, 1 शॉट डिमांड था बेटा, तो आप एक काम करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए तो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट हम डाल पाए। और प्लीज कमेंट जरूर करिए, इससे समझ में तो आए यार कि हम जो बोल रहे हैं सही है या गलत है। दूसरा, किसी बहन या माँ बहनों को नुकसान पहुंचाना, कुछ खराब बोलना हमारा इंटेंशन नहीं है। कुछ अगर मेरी भाषा शैली में कुछ गलत दिखे तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद।